हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th मैथ चैप्टर फर्स्ट पर अध्याय 1 का विविध प्रश्नावली 10वां देख रहे हैं। दिखाइए कि ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू ए सर्वनिष्ठ सी का तात्पर्य बी इक्वल टू सी आवश्यक रूप से नहीं होता। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें जो दिया गया हमें ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू ए सर्वनिष्ठ सी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू हम मान लेंगे 1 2 और बी इक्वल टू मान लेंगे 1 7 और सी इक्वल टू मान लेंगे 1 4। ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू क्या होगा 1, ए सर्वनिष्ठ सी इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 1 होगा। इसलिए ए सर्वनिष्ठ बी और ए सर्वनिष्ठ सी इक्वल टू क्या है बराबर है। लेकिन ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू ए सर्वनिष्ठ सी है, तो ए नॉट इक्वल टू होगा ए इक्वल टू होगा सी के, लेकिन बी नॉट इक्वल टू होगा सी के, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ए और बी में जो सर्वनिष्ठ है, ए बी में सर्वनिष्ठ और ए सी में सर्वनिष्ठ बराबर है, लेकिन बी सी बराबर नहीं है, क्योंकि बी में क्या है अवयव 1 और 7 है और सी में क्या है 1 और 4 है। यदि हम ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू ए सर्वनिष्ठ सी, तो आवश्यक नहीं है कि बी इक्वल टू सी भी हो, ये आवश्यक नहीं है, ये बराबर नहीं भी हो सकते। अब हम क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 11वां दिया गया है। मान लीजिए कि ए और बी समुच्चय है। यदि किसी समुच्चय x के लिए ए सर्वनिष्ठ x इक्वल टू बी सर्वनिष्ठ x इक्वल टू 5 है, तब ए सर्वनिष्ठ x इक्वल टू बी सर्वनिष्ठ x, तो सिद्ध कीजिए कि ए इक्वल टू बी है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है ए सर्वनिष्ठ x इक्वल टू ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ x। जब x कोई समुच्चय हो गया हमारा, तो एक ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन x लिख सकते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन x लिख सकते हैं। जबकि ए का ये दोनों ए का समुच्चय है ए सम्मिलन x और ए सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन x जो है मान लीजिए बी है, ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू किसके है ए के है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा ए सर्वनिष्ठ बी, क्योंकि ये क्या है ये इसका जो है इसके बराबर है, तो इसके बराबर ये हमारे ए का समुच्चय है, इसीलिए बी सर्वनिष्ठ x हो जाएगा ए के बराबर। अब ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं ए सम्मिलन सर्वनिष्ठ बी इक्वल सम्मिलन है ए सर्वनिष्ठ x का और ए सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन है फाई का, इसलिए ए सम्मिलन बी। इस पूरे सवाल से हमें सत्य सिद्ध होता है कि ए समुच्चय है बी का, ठीक है, क्योंकि हर जगह ए सर्वनिष्ठ बी और ए सम्मिलन बी साथ में ही आ रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ये समुच्चय हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। उससे पहले एक बार और आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो ए सम्मिलन x इक्वल टू है बी सम्मिलन x के, तो ये ए बी सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन x बी सर्वनिष्ठ बी सम्मिलन x ये एक दूसरे के बराबर होंगे। जहाँ पर ए सर्वनिष्ठ x बी सर्वनिष्ठ x के सम्मिलन x के बराबर होता है, तो वहाँ पर ये नीचे वाली स्थिति भी बिल्कुल सत्य सिद्ध होती है। अब हम बी सर्वनिष्ठ ए सर्वनिष्ठ x, यहाँ पे b क्या हो गया समुच्चय हो जाएगा, b उप समुच्चय है किसका बी सम्मिलन x का, तो बी सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन बी सर्वनिष्ठ सम्मिलन बी सर्वनिष्ठ x इक्वल टू क्या हो गया हमारा b हो गया। अब हमारा b सर्वनिष्ठ ए सम्मिलन फाई जैसे a में था वैसे b में भी होगा, इक्वल टू b है। जब b सर्वनिष्ठ x इक्वल टू क्या है हमारा फाई है, तो b सर्वनिष्ठ b इक्वल टू क्या होगा b होगा। इससे पूर्व सवाल सिद्ध होता है b जो है उप समुच्चय है a का। समीकरण नंबर 1 जो हमने पीछे से दिया था और 2 से हम पाते हैं कि ए और बी जो है बराबर है एक दूसरे के। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है ए बी सी ज्ञात कीजिए ताकि ए सर्वनिष्ठ बी बी सर्वनिष्ठ सी ए सर्वनिष्ठ सी अतिरिक्त समुच्चय और ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी इक्वल टू 5 हो। तो चलिए इसको सॉल्व। ए इक्वल टू क्या है 1 2, बी इक्वल टू क्या है 2 3 और सी इक्वल टू क्या है 1 3। तो अब हम ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करेंगे, तो ए और बी ए के अवयव लेंगे, सर्वनिष्ठ बी के अवयव। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है, इसलिए ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया। अब बी सर्वनिष्ठ सी हमें निकालना है, बी और सी को क्या करेंगे हम अवयव लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3, तो 3 इनका बी सर्वनिष्ठ सी आ गया। अब हमें सी सर्वनिष्ठ ए निकालना है, तो हम ए और सी दोनों के अवयव को साथ में रखेंगे, यानी कि 1 और 3 1 और 2, इन दोनों में से जो कॉमन होगा उसको हम सी सर्वनिष्ठ ए के रूप में ले लेंगे, जैसे कि 1 कॉमन है यहाँ पर। तो अतः ए सर्वनिष्ठ बी बी सर्वनिष्ठ सी सी सर्वनिष्ठ ए
रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इन सब में क्या आ रहा है, कोई कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। फाई तो नहीं आया किसी में, जिसमें फाई आता है वो रिक्त समुच्चय होता है। अतः ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी इक्वल टू ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी। तो ए बी सर्वनिष्ठ क्या है, हमारे पास दो है सर्वनिष्ठ, और इसमें से बी सर्वनिष्ठ सी और सी सर्वनिष्ठ ए क्या है, हमारे पास एक और तीन है। तो लेकिन हमारे पास ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी फाई ही आएगा, क्योंकि आप देखिए ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी और सी सर्वनिष्ठ ए, इन दोनों सब तीनों अलग अलग है। एक दो है, एक तीन है और एक ही है, इसलिए ये तीनों अलग है। इसलिए हमारा जो रिक्त समुच्चय आया है यहाँ पर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 150 विद्यार्थी चाय पीते हैं, 225 विद्यार्थी कॉफ़ी पीते हैं, 100 विद्यार्थी चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ज्ञात कीजिए कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर। यहाँ पे जैसे कि दिया गया है एन टी सर्वनिष्ठ सी, यानी कि जो कुल कितने विद्यार्थी हैं इसमें से ये दिया गया है विद्यार्थी कॉफ़ी तथा चाय दोनों पीते हैं। तो कितने 100 विद्यार्थी कॉफ़ी और चाय दोनों पीते हैं। 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं और 225 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, तो अब हमें फार्मूला ये वाला पता है, हम अब अपना फार्मूला लगाएंगे। एन टी सर्वनिष्ठ सी इक्वल टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी सर्वनिष्ठ सी। ठीक है, अब हमें इसमें ज्ञात क्या करना है, ये आपको पता है। ये हमें ज्ञात करना है ऐसे विद्यार्थी जो ना तो कॉफ़ी पीते हैं और ना ही चाय पीते हैं। तो हमें इन सब की वैल्यू दी गई है, तो हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। 150 225 100 इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 4 5 7 2 1 3 375 माइनस 100 तो कितना आ गया, 275। ठीक है, ये हमारी आ गई एन टी सम्मिलन सी। अब हम देखेंगे उन विद्यार्थियों की संख्या जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कुल विद्यार्थी 600 हैं और उन विद्यार्थियों की संख्या जो चाय और कॉफ़ी कुछ भी नहीं पीते, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, उनकी संख्या 275 है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 600, हमारे पास विद्यार्थियों की कुल संख्या 600 है। तो हमें ये हमारे पास आ गई उन विद्यार्थियों की संख्या जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 275 है। कुल विद्यार्थी 600 हैं। तो अब हमें निकालना है जो चाय और कॉफ़ी कुछ नहीं पीते। तो कुल विद्यार्थियों में से चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगी 325, जो कि ऐसे विद्यार्थी हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों नहीं पीते। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी, 50 विद्यार्थी अंग्रेजी, 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानते हैं। विद्यार्थी में से प्रत्येक या तो हिंदी या तो अंग्रेजी जानता है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मतलब कि हिंदी जानने वालों की संख्या क्या है, NH 100। हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने वालों की संख्या 25, इंग्लिश जानने वालों की संख्या 50। अब हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे, NH सम्मिलन E इक्वल टू NH प्लस NE माइनस NH सर्वनिष्ठ E। तो हमें जितनी वैल्यू दी गई है हम उसे पुट करेंगे। 100 प्लस 50 150 माइनस 25 तो आ गया 125। उन विद्यार्थियों की संख्या जो तो हिंदी या अंग्रेजी, कोई या तो हिंदी या तो अंग्रेजी एक भी से जानते हैं, उनकी संख्या क्या है, 125 है। थैंक यू। अब हम अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में कवर करेंगे।